फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी कटाक्ष। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को भी खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। अनिल बौखलाया। तुमने टकलपुर फोन लगाया? सुमित का चेहरा स्याह हो गया। सक पकाकर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? न न नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई रवाना हो गए। सुमित कुछ क्षण बुद्ध बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल सुमित ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख शालिनी घबरा उठी। पानी का ग्लास थमा चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आई? शालिनी। सुमित का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब? कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर शालिनी अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया को भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने अनिल भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर अनिल को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनका फोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिन पूर्व हुई थी। इसीलिए दाह संस्कार व उठावने में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वीं पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अनिल बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। टकलपुर फोन लगाया। किसको लगाता? वहां किसी का भी नंबर तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? हाँ। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछे। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर। ऐसा करते हैं, कुछ सोचकर अनिल ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सुमित के फोन रखने के बाद अनिल ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर मीना ने अनिल की बहन बेला को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर मीना ने पूछा, हेलो, टकलपुर वाली बेचा है? मैं उसकी सहेली सेमंती यहाँ बैतूल आई थी। सोचा मिल। क्या? कब? ओह, अच्छा, अच्छा। और फोन रख दिया। अनिल सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी। सगे बेटों को। दाह संस्कार के बाद उठावनी पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो उफ, कितनी छिछालेदार हुई होगी। कितनी छीछालेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अनिल की गर्दन झुक सी गई। सुमित को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधेड़बुन में रत रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदली बदल रही मीना ने नथने फैलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे, सीधी सी बात है। हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। लेकिन अब ना पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से जा आकर जमी बैठी है। घृणा से मीना का स्वर विशैला हो गया। अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों टकलपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर अनिल ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया यह सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे होठों को कसकर भींच लिया।
उनके जुर्रेदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उधर मीना रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों अनिल मीना का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा अनिल ने भीगे स्वर में उलाहना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अनिल को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए हों उस पर। सक पकाते हुए सिट पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रूंध गया। अनिल कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रूप की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक बार में ही उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन अनिल की स्थिति का आनंद लेने लगे। अनिल के लिए वहां बैठना असह्य हो गया, मगर उठकर जाता भी कहा। क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय सुमित शालिनी का रिक्शा रुका। शालिनी रोती हुई अंदर चली गई। सुमित पिता के गले से लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसू से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए पिता को उल्हाना दिया। खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा। मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता? किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा। आज के जमाने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता, तो परायों के लिए कौन खटकता है? सुमित सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। कचकचा कर उनका मुंह देखता रह गया। पिताजी मुंह फेर कर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। सुमित के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये मार्मिक कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचारों के साथ प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।